जो रिश्ता खून का ना होकर भी आपके लिए खून देने को तैयार हो जाए, उस रिश्ते के दूर जाने की बात सुनकर ही हर इंसान को झटका लग जाता है। जब सिद्धार्थ पहली बार पेमा से मिला था, तो उनकी मुलाकात बहुत अच्छी नहीं थी। जगत प्रसाद माथुर के बर्थडे में जाने के लिए टैक्सी ढूंढ रहे सिद्धार्थ को पहले तो पेमा ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसके लिए गोली तक चला ली थी और साथ ही साथ सिंडिकेट से पंगा ले लिया था। उसके बाद उन दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि मानो जैसे वो दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। अब इसके पीछे पेमा का अपना कोई खास कारण था। वो सिद्धार्थ का इतना ख्याल क्यों रख रहा था, ये पेमा ही बता सकता था। लेकिन सिद्धार्थ उसे अपने बड़े भाई जैसा ही मानने लगा था। इसलिए जब सिद्धार्थ से मिलने पहुंचे पेमा ने यह कहा था कि देखो, अब कब मिलते हैं, तो सिद्धार्थ चौंक गया था। और उसने जब पेमा से इस बारे में सवाल किया, तो उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ और ज्यादा हैरान हो गया था। मैं रिया मैडम के यहाँ नौकरी छोड़ रहा हूँ सिद्धार्थ बाबू, और दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब वहां पर मेरी जरूरत है। पेमा ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? क्या रिया मैडम ने कुछ कहा आपसे? पेमा का जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा। उसके चेहरे पर हैरानी और बढ़ गई थी। रिया और अमन के दिल्ली चले जाने से और अपने पिता महेश के बीमार हो जाने के बाद पेमा ही इकलौता बंदा बचा था जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सकता था। लेकिन उसने भी जाने की बात करके उसके दिल को अंदर तक झकझोर दिया था। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। देवी है वो, देवी। वो मुझे क्या कहेंगी? पेमा ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब दिया। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सुकृति वहां पर आ गई थी। पेमा को अचानक से आया देखकर सुकृति भी हैरान रह गई थी। कहाँ थे पेमा भैया? मैंने तो कई दिनों बाद आपको देखा। सुकृति ने पेमा को देखते हुए सवाल किया, और उससे भी पेमा ने वही जवाब दिया जो सिद्धार्थ को दिया था। पेमा का जवाब सुनकर सुकृति सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और उसकी ओर देखते हुए बोली, महेश अंकल कैसे हैं? हालांकि सुकृति थी वहां पर जो सिद्धार्थ का ख्याल रख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ का दिल ना जाने क्यों पेमा के लिए रो रहा था। उसने बिना कुछ बोले ही अपना सिर हिला दिया था। जब सिद्धार्थ ने सुकृति से कुछ कहा नहीं, तो वो समझी शायद सिद्धार्थ पेमा से कोई जरूरी बात करना चाह रहा है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। इसलिए वो वहां से अंदर चली गई थी। सुकृति के जाने के बाद सिद्धार्थ पेमा की ओर देखते हुए बोला, अगर आप वहां से नौकरी छोड़ रहे हैं तो कहीं और कर लीजिए, या फिर आपकी टैक्सी तो है ही, वो चलाइए। शहर शिफ्ट करने की क्या जरूरत? सिद्धार्थ की आवाज में अपनापन और लगाव दोनों दिखाई दे रहा था। उसकी बातों से पता चल रहा था कि वो पेमा को वहां से जाने नहीं देना चाह रहा है। पेमा का भी शायद वहां से जाने का मन नहीं था, लेकिन उसे वहां से जाना था। उसके ऊपर अपना वश नहीं था। वो पेमा नहीं, अजय प्रताप सिंह था, जिसके जिम्मे उसके बॉस ने शायद कोई नया मिशन दे दिया था, या फिर वो अपने पुराने मिशन के लिए ही जा रहा था। इस बात की जानकारी सिद्धार्थ को जरा से भी नहीं थी। मैंने टैक्सी बेच दी सिद्धार्थ बाबू। माँ के इलाज में पैसे लग गए थे और कर्जा भी हो गया था। रिया मैडम भी कोई मदद नहीं कर पाई थी माथुर साहब को हार्ट अटैक आने की वजह से। पेमा रुआंसा होकर बोला। सिद्धार्थ अब समझ चुका था कि पेमा को रोकने की उसकी सारी कोशिश बेकार है। वो चाहे जितना निवेदन कर ले, पेमा अब रुकने वाला नहीं है। टच में तो रहोगे? पेमा से ये सवाल पूछते वक्त सिद्धार्थ की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके शरीर से उसका दिल निकाल कर ले जा रहा हो। अरे कैसी बात कर रहे हैं सिद्धार्थ बाबू? टच में भी रहेंगे और मिलने भी आया करेंगे। हम शहर छोड़कर जा रहे हैं, दुनिया छोड़कर नहीं। कहते हुए पेमा मुस्कुरा उठा था। पेमा के मुस्कुराने के बाद सिद्धार्थ ने उसे गले लगा लिया था और दोनों की आंखों के कोरों से आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क गए थे। पेमा वहां से निकल चुका था। सिद्धार्थ अब भी उसे जाते हुए देख रहा था। तभी एक बस वहां पर आ गई थी और उसकी वजह से पेमा सिद्धार्थ की आंखों के सामने से ओझल हो गया था। जब वो बस वहां से निकली तो पेमा का कोई अता पता नहीं था। पेमा जा चुका था। सिद्धार्थ के पास उस शहर में अब ऐसा कोई नहीं बचा था जिससे वो अपना दर्द कह सकता था, सिवाय सुकृति और गुल्लू के, जिसमें गुल्लू उसके दर्द का कोई इलाज नहीं देने वाला था और सुकृति से वो हर बात शेयर नहीं करना चाहता था। पेमा के साथ बिताए गए पल सिद्धार्थ के आंखों के सामने आ जा रहे थे। पेमा का उसके लिए गोली चलाना,
उसके साथ दारू पीकर हंगामा करना, रोना, हंसना, चोट खाना, कान पर गोली छूकर निकल जाने के बाद पेमा का बच्चों की तरह रोना, सिद्धार्थ को सब याद आ रहा था। गुल्लू भी दूर बैठकर पेमा को जाते देख रहा था। उसकी आंखें भी डबडबाई हुई दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ के पास से निकलने के बाद पेमा एक काली ऑडी के अंदर आकर बैठ गया था। उसने गाड़ी में बैठे बैठे ही अपना हुलिया चेंज किया। उसने ढीली ढाली शर्ट उतार कर काले रंग का सूट पहना और आंखों पर काला चश्मा लगा दिया था। वो शक्ल से जैसे किसी विभाग का खुफिया एजेंट लगने लगा था। वो कपड़े ठीक कर ही रहा था कि उसका फोन बजा और स्क्रीन पर बॉस शब्द उभर कर आ गया था। उसने झटके से फोन उठाया और बोला, यस बॉस, आई एम ऑन द वे। हमें रॉबर्ट की लोकेशन मिल गई है, हम उसके पीछे जा रहे हैं। पेमा ने फोन पर जवाब दिया। रॉबर्ट सिंडिकेट का सबसे खतरनाक शूटर था, जो वहां से बचकर भागे रानी और विक्रम को पागलों की तरह ढूंढे जा रहा था। वो रानी और विक्रम को ढूंढ रहा था और पेमा रॉबर्ट को ढूंढ रहा था। ध्यान रहे अजय, तुम्हें रॉबर्ट ने पहले भी देख रखा है, तो इसलिए हुलिया ऐसा बनाना जिससे वो तुम्हें पहचान न पाए। उधर से पेमा के बॉस ने उसे असली नाम से बुलाते हुए कहा। पेमा जब रिया और अमन को पहली बारी राजस्थान जाने के लिए एयरपोर्ट छोड़ने गया था, रॉबर्ट तभी पेमा से टकराया था। लेकिन तब न पेमा के पास रॉबर्ट की कोई जानकारी थी और न ही वो रॉबर्ट को पहचानता था, इसलिए वो उसके बगल से होकर निकल गया था। डोंट वरी सर, वो मुझे कभी नहीं पहचान पाएगा, पेमा ने जवाब दिया। क्या हुआ अजय, तुम्हारी आवाज भर्राई हुई क्यों लग रही है? उस लड़के सिद्धार्थ से मिलकर आ रहे हो क्या? पेमा से उसके बॉस ने सवाल किया, लेकिन पेमा ने उनके सवाल को ये कहते हुए टाल दिया कि वो रॉबर्ट के पीछे निकल रहा है। पेमा के बातों से अब तक ये बात साफ हो चुकी थी कि पेमा किसी मिशन पर था, लेकिन वो रिया का ड्राइवर बनकर नौकरी क्यों कर रहा था? और क्या उसने अपने मिशन के लिए या अपने फायदे के लिए सिद्धार्थ से दोस्ती की थी? इसका खुलासा होना बाकी था। पेमा के जाने के बाद सिद्धार्थ वहीं बैठ गया था। उसके अंदर इतनी जान नहीं बची थी कि वो अंदर चला जाए। वो काफी टूटा हुआ महसूस कर रहा था। जिनसे आप प्यार करने लगो अगर वही दूर जाने लगते हैं तो ये काफी तकलीफदेह होता है। सिद्धार्थ को गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। हमेशा सिद्धार्थ के ऊपर तंज कसने वाला गुल्लू आज काफी गंभीर लग रहा था। वो वहीं जमीन पर बैठे सिद्धार्थ के गोद में जाकर बैठ गया था। सिद्धार्थ ने उसे अपने सीने से चिपटा लिया था। सिद्धार्थ की जिंदगी एक हफ्ते में पूरी तरह करवट ले चुकी थी। महेश का इलाज चलते चलते 2 दिन और बीत गए थे। चूंकि सिद्धार्थ ने सारी पेमेंट एडवांस कर दी थी, इसलिए उनके इलाज में डॉक्टर कोई भी कोताही नहीं बरत रहे थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ भी अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। इधर सिद्धार्थ अपने पिता के साथ फंसा हुआ था और उधर उसके खेत बंजर पड़ चुके थे, क्योंकि वहां पर उन खेतों को देखने वाला कोई नहीं था। ईटानगर पुलिस मुख्यालय के मेन हॉल में एक मीटिंग हो रही थी। वहां डीजीपी शुभंकर मिश्रा, एसपी सिटी राजकरण वर्मा के साथ साथ तमाम आला अफसर और उनके मातहत में काम करने वाले पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये मीटिंग होम मिनिस्टर के कहने पर डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने बुलाई थी। इस मीटिंग का मेन मोटिव एक हफ्ते पहले सिटी हॉस्पिटल पर हुए आतंकी हमले के बारे में डिस्कशन करना था। राजकरण, होम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हम उस लड़के सिद्धार्थ को इंटेरोगेट करें। डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने एसपी सिटी राजकरण वर्मा की ओर देखते हुए कहा। डीजीपी शुभंकर मिश्रा के इतना कहते ही राजकरण वर्मा एकदम से चौंक गए थे। ये क्या कह रहे हो आप सर? उसने हमारी इज्जत बचाई थी, आपने खुद उसे प्रेज किया था, उसके बाद उसको इंटेरोगेट करना, आई डोंट थिंक इट्स गुड। सिटी एसपी राजकरण वर्मा ने अपनी बात रखते हुए कहा। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि डीजीपी सर सिद्धार्थ को इंटेरोगेट करने को कह सकते हैं। आई नो राजकरण, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने इंटेरोगेट करने को कहा है। उसका नंबर निकालो, उसे फोन करो और उससे पूछो कि जो गोली उस दिन बाहर से आई थी वो किसने चलाई थी। इतना कहने के बाद डीजीपी शुभंकर मिश्रा वहां से उठे और चले गए थे। होम मिनिस्टर को शक था कि सिद्धार्थ भी उनसे मिला हुआ है और अपनी पोल खुलते देख उसने बाहर बैठे अपने आदमी से उस टेररिस्ट के ऊपर गोली चलवा दी थी। गोली तो सिद्धार्थ के जानने वाले पेमा ने ही चलाई थी, लेकिन सिद्धार्थ का इस चीज से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। सिद्धार्थ हॉस्पिटल के बाहर गुल्लू के साथ बैठा हुआ सड़क पर आने जाने वालों को देख रहा था। सड़क पर काफी भीड़ थी।
हॉस्पिटल होने के बावजूद लोग हॉर्न बजाने से पीछे नहीं हट रहे थे। सिद्धार्थ उनको देखकर मन ही मन भला बुरा कह रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर देखकर सिद्धार्थ ने फोन उठा लिया और जैसे ही उसने हेलो कहा, उधर से एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। कैसे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ उस आवाज को एक झटके में पहचान गया था। वो आवाज टिया अरोरा की थी, जिससे कभी सिद्धार्थ बेपनाह प्यार किया करता था, लेकिन ये एक गुजरे जमाने की बात हो चुकी थी। सिद्धार्थ को टिया की आवाज में एक अजीब सी उदासी सुनाई पड़ रही थी। मैं ठीक हूं टिया, तुम बताओ, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है? सिद्धार्थ ने टिया की आवाज के अंदर छुपी हुई उदासी को सुन सवाल किया। नहीं सिद्धार्थ, कुछ भी ठीक नहीं है। रणधीर का एक्सीडेंट हो गया था, वो कोमा में है। इतना कहने के बाद टिया फपक फपक कर रोने लगी थी। रणधीर के एक्सीडेंट की खबर सुनकर सिद्धार्थ भी बुरी तरह चौंक गया था। भले ही रणधीर ने उसे पहले बहुत परेशान किया था, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी ये नहीं सोचा था कि रणधीर के साथ ऐसा हो जाए। कहाँ, कैसे? सिद्धार्थ ने हैरानी के साथ सवाल किया। उसके बाद टिया ने रणधीर के साथ हुई घटना के बारे में सिद्धार्थ को बताना शुरू कर दिया था। इधर सिद्धार्थ टिया से बात कर रहा था और उधर से राजकरण वर्मा बार बार उसके नंबर पर फोन कर रहे थे और सिद्धार्थ का नंबर उन्हें बिजी बता रहा था। तुम परेशान ना हो टिया, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैं जल्दी आकर रणधीर से मिलूंगा, उसे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया। जैसे ही टिया का फोन कटा कि सिद्धार्थ के नंबर पर राजकरण का फोन आ गया था। सिद्धार्थ ने अननोन नंबर देकर फोन उठाया तो राजकरण ने उसे ऑफिस आने को कहा और सिद्धार्थ ने ओके बोलकर फोन काट दिया था। उसने जाकर निर्मला से ये बात बताई और फिर एसपी ऑफिस जाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा था। अभी जैसे ही वो कदम आगे बढ़ा होगा कि उसके कानों में अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनाई पड़ी। सिद्धार्थ! ये आवाज जानी पहचानी थी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर किसे देखा था सिद्धार्थ ने? और क्या होने वाला है अब सिद्धार्थ के साथ? क्या अंगूठी की शक्ति करने लगी है अब सिद्धार्थ का नुकसान? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।